पढ़ेंगे जो आप पिछले दिनों से पढ़ रहे हैं, उसमें और आगे हम बढ़ेंगे और वे क्वेश्चन जो वनडे एग्जाम में कॉमनली पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चन को ले रहे हैं। इन क्वेश्चनों का लेवल जो हम बता रहे हैं वो आपका किसी बड़े एग्जाम के लिए नहीं है। सामान्य एग्जाम जैसे एसआई हुआ या फिर रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, बैंक हुआ, लेखपाल हुआ, बीडी हुआ, इस ग्रुप के एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन एप्लीकेबल। तो ऐसे क्वेश्चनों का लेवल बड़े एग्जाम में इतना आसान नहीं होता है। बड़े एग्जाम में थोड़ा सा क्राइटेरिया को और डीप किया जाता है, मगर कुछ क्वेश्चन इसमें से भी बड़े एग्जाम में भी आ सकते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार। पहला क्वेश्चन है डियर, भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार ये पूछा है, शेयर बाजार। तो जानते हैं डियर इसका क्या नाम है? भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार। अब डियर ये है कहाँ? पहले पूछता है कुछ एग्जाम में, है कहाँ? तो आप बताएंगे उत्तर में मुंबई में। और डियर इसका नाम क्या है? ये आपका BSE। क्या नाम है? BSE यानी डियर इसको क्या कहेंगे आप? फुल फॉर्म डियर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। लिखिएगा मित्रों, B से होता है बॉम्बे, S से होता है स्टॉक और E से होता है एक्सचेंज। इसी को हम सेंसेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंसेक्स भी कहा जाता है डियर। अच्छा, कंपनियों का टोटल आंकड़ा तो कितना है? 30 कंपनियों का है। चल देख जान लीजिएगा, इसमें 30 कंपनियों का रिकॉर्ड जो है इंक्लूड है। अगला क्वेश्चन है डियर, राष्ट्रीयकरण क्या होता है? नेशनलाइजेशन क्या होता है? हु विल टेल मी? राष्ट्रीयकरण क्या होता है? यानी इसको आपका नेशनलाइजेशन ये होता क्या है डियर? राष्ट्रीयकरण क्या होता है? इस पर एक कंटेंट हम आपको बताते हैं। जैसे बैंक वाला पूछता है कि पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो पहली बार हुआ था 1969 में हुआ। 1969 में 14 बैंकों का हुआ था। कितने बैंकों का? 14 बैंक। जो लोग 1949 बता दिए वो RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ। वो भारत का सबसे बड़ा बैंक यानी बैंकों का बैंक कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI की बात छोड़िए, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? एक बात और समझिए, ये राष्ट्रीयकरण का क्या मतलब है? बहुत बच्चे तो ये भी नहीं जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। डियर सिंपल आप जान लीजिएगा, कोई भी प्राइवेट चीज को सरकारी में बदल देना यही कहलाता है राष्ट्रीयकरण। यानी प्राइवेट बैंकों का सरकारी में कन्वर्ट कर लेना आपका ये होता है राष्ट्रीयकरण। और डियर एक बात और याद रखिएगा, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था मित्रों। तो 2 डाटा इससे जानिएगा। तीसरी बात आप ये जानिएगा कि राष्ट्रीयकरण होता क्या है, नेशनलाइजेशन क्या होता है। इफ एनी पीवीटी सेक्टर की कोई भी कंपनी या कोई भी बैंक आई फील कन्वर्टेड आपका, या उसको आप सरकार अधिग्रहित कर लेती, सरकार उसका अधिग्रहण कर लेगी। जैसे अब हमारी कोचिंग है, अभी आरके कोचिंग अभी आपका प्राइवेट सिस्टम है, लेकिन जिस दिन सरकार अपने हाथ में ले लेगी पूरी कोचिंग को,
तो डियर हम क्या हो जाएंगे, सरकारी हो जाएंगे। तब आप बोला जाएगा ARK का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण हो गया डियर। तब हमको सैलरी देगी सरकार आपका, तो सैलरी के आधार पर हम पढ़ाएंगे, तब भी हम ईमानदारी से ही पढ़ाएंगे डियर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डियर एक तो दो डाटा याद रखिएगा, 1969 और 1980। 1980 में 6 बैंकों का मित्रों, और 1969 पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और 49 वाला जो याद रखते हैं वो आपका RBI का है डियर। और राष्ट्रीयकरण क्या होता है डियर, ये आपका प्राइवेट से सरकारी में कन्वर्ट करना, ये होता है राष्ट्रीयकरण। अब आपके मन में होगा कि सर आजकल मोदी जी फटाफट सरकारी को प्राइवेट में डाल दे रहे हैं, तो ई का कहलाता है, इसके लिए कौन शब्द कहलाता है डियर। तो सुनिए डियर, मोदी जी जो है सरकारी संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हैं, ये मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, धन्यवाद उनको, इसकी जरूरत है। क्योंकि आजकल जो कोई व्यक्ति सरकारी सेक्टर में जाता है ना, वह काम करना ही नहीं चाहता है। और सब लोग जो जाते हैं सरकारी सेक्टरों में, तो वो काम करना नहीं चाहते हैं, फ्री में आपका सरकार से वेतन लेना चाहते हैं, सरकार के सिस्टम को क्या कर रहे हैं, खराब। इसलिए मोदी जी की मजबूरी है आपका कि आपका सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट सेक्टर में डालना, धन्यवाद उनको। और आगे बढ़ते हैं, आप जरा समझिएगा, अगर ये सरकारी सिस्टम है, हम तो डियर चाहते हैं कि ये जो जितने भी सरकारी स्कूल है ना, जैसे प्राइमरी स्कूल है, सबसे पहले तो सरकार को प्राइमरी स्कूलों को आपका PPP मॉडल में डाल देना चाहिए। जितना भी आपका सरकारी स्कूल है सबको PPP मॉडल में डालें, आपका एकदम देश इतना बढ़िया तरीके से चलेगा और बच्चे भी खूब पढ़ेंगे। देखिए ये सरकारी, अब सरकारी कोई भी संस्थान है मित्रों, अगर इसको प्राइवेट सेक्टर में यदि डाला जाता है या कन्वर्ट किया जाता है, तो इसको आप कहते हैं, एक शब्द आपका विनिवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को मित्रों कहते हैं विनिवेश। विनिवेश, इसी को बोला जाता है विनिवेश। आगे बढ़ेंगे, आप बढ़ते चलिए, फटाफट नोट भी करिएगा, सारे कंटेंट नोट हो जाने चाहिए, कोई भी शब्द का मतलब ऐसा ना हो कि जो आप जाने ना। और अब एक अगला प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति बहुत बार पूछा गया है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में आई थी? औद्योगिक क्रांति, प्रश्न है औद्योगिक क्रांति, ये बहुत बार प्रश्न पूछा है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में आई थी? सबसे पहले किस देश में आई थी? तो डियर ये बात आप स्पष्ट लिखते हैं, बराबर लिखते आए हैं, जानते भी होंगे, आई होप दैट। इंग्लैंड में सबसे पहले क्या, कहाँ आया था औद्योगिक क्रांति? इंग्लैंड में। वेरी गुड, आपका सही जवाब दिया, इंग्लैंड में। अब डियर आपके मन में होगा कि औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या है डियर? तो मित्रों सुनिएगा, औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है अचानक परिवर्तन, यानी अचानक कोई चीज बहुत ज्यादा बदलाव हो जाए, सडन। जैसे डियर भारत में सूचना की क्रांति, तो सूचना की क्रांति कितना तेज आपने देखा होगा। ये जियो जब आया तो भारत में सूचना की क्रांति को कितना आपका अचानक सडन हर कोई व्यक्ति को सोशल मीडिया से जोड़ दिया। और आज डियर आपका सूचनाओं का आदान प्रदान कितना आसान हो गया। उसके बाद डियर आपका जो लॉकडाउन हुआ, ये जब लॉकडाउन हुआ तो इसमें जो है डियर ये आपका सूचनाओं का आदान प्रदान के लिए आपका सभी लोग इंटरनेट सेवाओं पर क्या हो गए, निर्भर हो गए। तो सूचना की क्रांति लॉकडाउन में डियर देखिए, पहले लॉकडाउन में तो हमने आपका अपना चैनल नहीं बनाया, न कोई ऑनलाइन क्लास लिया, लेकिन दूसरे लॉकडाउन के बाद, दूसरा लॉकडाउन ने ही हमको भी जो है जोड़ दिया, किससे? यूट्यूब से। अब देखिए आपका यूट्यूब पर हमारे भी आप लोगों का सहयोग से बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है डियर। तो डियर आप देखिएगा, तो ये अचानक जो कोई बहुत ज्यादा बदलाव आ जाए, बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाए,
तो इसी को कहा जाता है। अगर मान लीजिए उद्योग इकाइयों से रिलेटेड बहुत ज्यादा परिवर्तन बहुत तेजी से हो जाए कम समय में, तो इसे ही कहते हैं क्रांति। क्या कहते हैं? क्रांति। अब औद्योगिक क्रांति हटाते हैं, सबसे पहले किस देश में आई थी? इंग्लैंड। वेरी गुड, आपका सही जवाब। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न अब लेते हैं, इसको देखिए। अगले प्रश्न में है डियर कि भारत में सबसे बड़ा उद्योग, भारत में सबसे बड़ा उद्योग डियर कौन सा है? ये प्रश्न पूछा गया। भारत में सबसे बड़ा उद्योग, भारत में सबसे बड़ा उद्योग। अब डियर आप लोगों से मैं विकल्प नहीं लिख पा रहा हूं क्योंकि टाइम टेकन हो जाएगा, हम उसी विकल्प पर चर्चा कर रहे हैं जो उत्तर है। तो भारत में सबसे बड़ा उद्योग आप किसको मानते हैं? तो डियर आपका सिंपल आप बोलिएगा डियर कपड़ा उद्योग को। पता है ना डियर, कपड़ा उद्योग ये आपका सबसे बड़ा उद्योग है। आप सुनिए आप ये कैसे हो रहा है डियर का, सुनिए। कपड़ा उद्योग में पता है महाराष्ट्र और गुजरात के किसान कपास को पैदा करते हैं, कपास को पैदा करके और जगह जगह भेज देते हैं रुई को। उस रुई से आपका बनता है धागा, कोई धागा बनाता है, कोई धागे को पेंट करता है, करता है कि नहीं करता? अब बहुत सारे यूपी में बुनकर उस कपड़े से, उससे आपका उस धागे से बहुत सारे कपड़ों की जो बुनाई होती है, देखा होगा बुनकर, यानी कपड़ा का बुनाई वाला जो काम होता है बहुत ज्यादा लोग उसमें शामिल हैं। उसके बाद कपड़ा बुन दिया गया तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन कपड़ों को बेच रहे हैं। कोई साड़ी का दुकान किया है, कोई आपका डियर सूट का दुकान किया, कोई रेडीमेड का दुकान किया, कोई आपका थान के कपड़े बेचता है, कोई टेलर है, कोई सिलाई है, कोई प्रेस करता है, कोई फोल्ड करता है। आप देखेंगे भारत में सबसे ज्यादा अगर लोग जुड़े हैं किसी उद्योग से तो आपका कपड़ा उद्योग डियर, कपड़ा उद्योग भारत में सबसे बड़ा उद्योग है। सबसे ज्यादा लोगों का उद्योग इकाइयों में, उद्योग है डियर, उद्योग मतलब आपका इंडस्ट्रीज के रूप में आपका इसको, हालांकि यह जो है एमएसएमई में आपका, एमएसएमई आपका उसी में आता है डियर, आपका छोटे उद्योगों में ज्यादातर आता। हालांकि इसमें कुछ बड़ी इकाइयां भी हैं, जैसे रेमंड का है और आपका कई कंपनियां जो हैं, रिलायंस की भी आपका कपड़े बनते हैं। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपका बड़ा बड़ा अपना सिस्टम प्लांट लगाई, लेकिन इसमें ज्यादातर जो है छोटे स्तर के आपका उद्योग इकाइयां बहुत ज्यादा भारत में लगी। और इसके बाद यदि देखा जाए तो रेलवे में आपका, रेलवे में बहुत ज्यादा लोग क्या रहते हैं शामिल, तो रेलवे भी आपका एक बड़ा लोगों को कंटेन करता है, ज्यादा लोगों की संख्या को शामिल किया रहता है। अगला है डियर, भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। जूट को डियर आपका पटसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पटसन। और वैसे डियर भारत के बगल में बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश में जूट का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। और डियर बांग्लादेश में एक शहर है जो जूट के लिए आपका जूट की डियर कौन सा? हाँ, नारायणगंज। क्या बताए थे आप? नारायणगंज। आगे डियर है एक प्रश्न है डियर, हरित क्रांति। आप जरा समझिएगा इसको, हरित क्रांति से कौन कौन क्वेश्चन आता है आपको हम सब बताएंगे, आप ध्यान से सुनिए। हरित क्रांति से जो प्रश्न आता है 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, विश्व में हरित क्रांति का जनक, विश्व में हरित क्रांति का जो जनक माना जाता है वह नॉर्मन बोरलॉग को, डियर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग। देखिए डियर, विश्व में अलग नाम आएगा, भारत में अलग नाम आएगा, इसलिए विश्व में कहेगा हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग। और अगर आपसे भारत में पूछता है तो एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में मित्रों किसका नाम रखेंगे आप याद? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस.
स्वामीनाथन, स्वामीनाथन, स्वामीनाथन डियर, आपको याद रहेगा। और यह हरित क्रांति भारत में सबसे ज्यादा हरित क्रांति का प्रभाव किस राज्य में पाया गया? पंजाब में। किसमें? पंजाब में। एक बात और, हरित क्रांति का यूपी में कौन से शहर में केंद्र बनाया गया था? हरित क्रांति का केंद्र बागपत जिले को बनाया गया था, उसको भी याद रखिएगा। और कौन, देखिए हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? तो विलियम गॉर्ड ने दिया था। हरित क्रांति शब्द, ये शब्द किसने दिया था डियर? हरित क्रांति शब्द, तो याद रखिएगा विलियम गॉर्ड। किसने? विलियम गॉर्ड। आपको पूछा गया है प्रश्न कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? विलियम गॉर्ड ने। एक बात और है, हरित क्रांति में किस चीज का उत्पादन बढ़ा था? तो डियर आपका सिंपल दीजिएगा, गेहूं और चावल का। किसका? गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ा था। लेकिन मित्रों हरित क्रांति के आने से किसका उत्पादन घटा था? तो दाल का, दलहन का उत्पादन आपका डिक्रीज हुआ था, उस पर नेगेटिव प्रभाव पड़े थे। तो डियर आप लोग इतना क्वेश्चन याद रखेंगे ना हरित क्रांति से। देखिए हरित क्रांति का विश्व में जनक नॉर्मन बोरलॉग को, जनक माने जानते हैं क्या होता है डियर? फादर होता है, फादर, पैदा करने वाला डियर, पैदा करने वाले को फादर या जनक कहा जाता है, क्रिएटर। तो विश्व में पूछेगा मित्रों तो आप बताइएगा नॉर्मन बोरलॉग को बताइएगा। अगर भारत में पूछता है तो एमएस स्वामीनाथन को बताइएगा। अगर डियर किस राज्य में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव या बदलाव पाया गया तो पंजाब स्टेट को बताइएगा। ये आपका हरित क्रांति शब्द किसने सबसे पहले दिया? तो विलियम गॉर्ड ने दिया। और ये हरित क्रांति में किन किन फसलों के उत्पादन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा? तो गेहूं चावल में। और हरित क्रांति के दौरान आपका किस खाद्यान्न का उत्पादन कम हुआ था? तो दलहन। तो इतना आप याद रखिएगा। अब इसको हम इरेज करना चाहते हैं, आगे बढ़ेंगे डियर, अगले कंटेंट की ओर चलिए। आपने देखा होगा बहुत सारी परीक्षाएं देते होंगे आप, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अब अलग बात है किसमें क्या पूछेगा। अगर डियर एक चीज जरा देखिएगा, भारत में ध्यान दीजिएगा, भारत में श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति का जनक डियर, श्वेत क्रांति का जनक। एक बात मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? सबसे पहले शाबाश, ये आपका दुग्ध उत्पादन से है डियर, दुग्ध उत्पादन से है। एक बात नंबर एक, ये पूछता है डियर, कभी कभी जनक पूछ लेता है, कभी कभी आपका डियर आपका ये पूछ लेता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे? तो वहां ऑप्शन देता है मत्स्य उत्पादन आपका, फिर और रेशम उत्पादन, फिर आपका दुग्ध उत्पादन, और अलग अलग ऐसे देता है। पहले आप बताइएगा क्या? दुग्ध उत्पादन। आज जनक पूछेगा तो डियर भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है डॉक्टर बी कुरियन। डॉक्टर बी को वर्गीज भी कहते हैं, बी कुरियन आप याद रखिएगा, डॉक्टर बी कुरियन, इन्हीं को माना जाता है डियर भारत में डियर श्वेत क्रांति के जनक। और डियर दुग्ध उत्पादन के लिए भारत में दुग्ध उत्पादन के मामले में एक जो गाय आपका है जो मेनली आपका भारत में बहुत ज्यादा दूध का पैदावार क्रिएट करती है, वो आपका है एचएफ। आप जानते होंगे, इसको बताए हैं डियर, ये गाय जो है डियर आपका एक दिन में बहुत ज्यादा मात्रा में दूध देती है।
और एक दिन में यह गाय आपका 3 मीटिंग आपका दूध देती है, सुबह दोपहर शाम। लेकिन डियर फर्क यही है कि गाय जो है सीबीएसई बोर्ड, और सीबीएसई बोर्ड वाले इतना सुकुवार होते हैं डियर। क्या होते हैं? सुकुवार। थोड़ा सा इनको धूप लग जाएगा एकदम हाफने लग जाएगा, और थोड़ा सा अगर गर्मी पड़ेगा डियर, गर्मी या धूप दोनों बात एक है, थोड़ी सी ठंडी पड़ेगी डियर, ये गाय की तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन डियर हमारे यहाँ जो गाय है, देसी गाय जिसको बोलते हैं, वो आपका डियर कितनों भी उसको पानी में आपका चारा डाल दीजिए, घुटने भर पानी में आपका कहीं खड़ी रहेगी, बस उसको घास मिलता रहे, खाती रहेगी। और कितना भी धूप पड़े आपका, लेकिन डियर दूध कितना देगी आप लोगों को पता है। और दूध आपका देती है कितना मुश्किल से। एक आदमी पीछे से रस्सी बांधेगा पैर में, एक आदमी आगे से चारा डालेगा, एक आदमी 2 ठे आपका बॉडीगार्ड लगेंगे लाठी डंडा लेके खड़ा रहने के लिए, तब जाकर के दूध कितना देगी आपका डियर, जानते ही हैं थोड़ा मोड़ा। लेकिन डियर ये सब गायों की बहुत बढ़िया क्वालिटी होती है। आप कभी भी आपका गाय का पालन करें तो डियर फॉरेन वैरायटी को ही यूज करें, टॉप क्लास आपका उत्पादन और आपका डेयरी फार्म भी अच्छा रहे। अब देसी गाय से कोई डेयरी फार्म खोल ले भारत का व्यक्ति या देसी गाय से, तो उसका तो आपका पूरा करियर काम खराब हो जाएगा करियर। समझिए आपका इन गायों को जैसे दामाद की सेवा होती है ना, वैसे ही इन गायों का सेवा करना पड़ता है, तब जाकर के आदमी सफल होता है। बीमार ज्यादा पड़ जाती हैं कभी कभी डियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा डियर, अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डियर, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तंबाकू का उत्पादन, तंबाकू, भारत में तंबाकू का उत्पादन, तंबाकू का उत्पादन करने वाला जो राज्य अगर पूछेगा मित्रों तो आप बताइएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश याद रखिएगा, सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश। और वहीं पर एक स्थान है राजमुंद्री, राजमुंद्री एक स्थान है राजमुंद्री, वहीं पर राजमुंद्री बहुत ज्यादा तंबाकू का उत्पादन होता है। वैसे डियर विश्व में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करता है चाइना। डियर आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक स्थान है राजमुंद्री, जहां पर सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर। मसालों के लिए अगर प्रश्न आता है तो डियर मसालों के लिए केरल था, मगर आज की डेट में केरल बदल चुका है। अब आपका मसालों का सर्वाधिक उत्पादन उससे भी ज्यादा कर रहा है कौन राज्य? गुजरात। तो गुजरात को याद रखिएगा। मसालों के लिए पहले केरल था, मगर अब आपका उससे भी ज्यादा उत्पादन कर रहा कौन? गुजरात। और कॉफी का उत्पादन पूछेगा डियर तो आप बताइएगा कर्नाटक। कर्नाटक सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन करता है। गन्ने का उत्पादन अगर पूछेगा तो सबसे अधिक करता है कौन? उत्तर प्रदेश, यूपी। एक बात और बताइएगा डियर, अगर पूछता है सोयाबीन या दाल, तो सोयाबीन या दाल ये दोनों का उत्पादन सबसे अधिक करता है एमपी। सोयाबीन, सोयाबीन का और दाल का सही बताएं आप डियर। मालवा का पठार, अंगद यादव सही बताएं आप। मालवा का पठार, मालवा का पठार सोयाबीन उत्पादन के लिए फेमस है डियर। चूंकि रीजन है कि पठार है, ऊंचाई पर है, वहां पर पानी लगता नहीं, और समतली भूमि में आपका अगर ऊंची हो, समतली हो, तो वहां पर सोयाबीन का बहुत ज्यादा उत्पादन किया जाता है। तो इसके लिए आपका एमपी, मध्य प्रदेश राज्य याद रखिएगा डियर। अब मध्य प्रदेश में आपका मालवा के पठार में बहुत ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे डियर, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर संघ सरकार के राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है?
डियर देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन है डियर, संघ सरकार के राजस्व में, डियर क्वेश्चन क्या है, संघ, डियर क्वेश्चन है संघ सरकार। संघ सरकार का मतलब क्या है मैं बताऊंगा अभी। संघ सरकार के राजस्व में, के राजस्व में डियर सबसे महत्वपूर्ण स्रोत, सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत, आपका स्रोत डियर देखिएगा सिंपल। अभी बताइए, संघ सरकार का मतलब होता है मित्रों केंद्र सरकार, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब केंद्र सरकार को सबसे अधिक राजस्व कहां से मिलता है, तो सिंपल आप जवाब दीजिएगा, कभी जिंदगी में मत भूलिएगा, निगम कर। निगम कर मित्रों, आपके मन में होगा कि सर निगम कर का मतलब क्या होता है। तो देखिए, भारत में बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनियां, वह आपका जो टैक्स अदा करती हैं उसी को आप कारपोरेट टैक्स कहते हैं। कारपोरेट टैक्स को ही आप कहते हैं क्या, निगम कर। कारपोरेट टैक्स, कारपोरेट टैक्स को मित्रों कहते हैं निगम कर, याद रखिएगा। अब मान लीजिए रिलायंस है, अगर वह 1000 करोड़ कमाई, 1000 करोड़ अगर रिलायंस ने पैसा कमाया, तो मित्रों याद रखिएगा यह 30% कारपोरेट टैक्स देती, यानी 1000 का 300 करोड़ यह सरकार को जमा कर देगी। तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वह सब आपका किसके अंतर्गत आती हैं, निगम कर के अंतर्गत। उसी के द्वारा मिलने वाला जो टैक्स होता है उसको आप कारपोरेट टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कारपोरेट टैक्स। कारपोरेट टैक्स को हिंदी में कहते हैं निगम कर। कितने लड़के आपका निगम कर को समझ ही नहीं पाते, ये कौन कर है, छोड़ो यार छोटी मोटी कर होगा। अरे डियर, आपका भारत में केंद्र सरकार को सबसे अधिक पैसा ये आपका कारपोरेट टैक्स से मिलता है डियर। किससे मिलता है, कारपोरेट टैक्स से खूब पैसा सरकार को मिलता है। इसलिए सरकार ये जितना भी काम कर रही है ना, देखिए डियर, टैक्स में कभी कभी बहुत लोग कहते हैं कि आप क्या टैक्स देते हो। टैक्स भारत का एक हर नागरिक देता है। अब मान लीजिए आप हमको फीस जमा करते हो, हम भी सरकार को टैक्स के रूप में आपका जमा करते हैं, एक ही बार जमा कर देते हैं, जितना आपका उसका होता है वो जमा करते हैं। तो कहने का मतलब है, आप कहीं भी पेट्रोल ले रहे हो, डीजल ले रहे हो, कपड़ा ले रहे हो, सब में सरकार को टैक्स दे रहे हो कड़ियर। यहाँ तक कि कोई शराबी जो पीता है, दारू शराब पीता है, वो भी सरकार को टैक्स देता है और उसमें आपका खूब सरकार को टैक्स प्राप्त होता है। इसलिए देखा होगा सबसे पहले खुला आपका तो डियर। अच्छा, तो कहने मतलब ऐसा नहीं, कोई सामान यदि आप किताब भी खरीदते हैं, आप मोबाइल भी खरीदते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो आपका पैसा टैक्स के रूप में सरकार के पास जाता है और उसी टैक्स से फिर सरकार आपको सारी वो व्यवस्था या सुविधाएं, वैक्सीन है तो वैक्सीन किसके पैसे से, आप ही के पैसे से आपको लग रही है। ऐसा नहीं कोई अलग से पैसा जनरेट, जो आपका टैक्स का पैसा जाता है उसी पैसे से फिर वापस रिवर्स में आपका सारे काम होते हैं। तो डियर आपका आप जान लीजिएगा, संघ सरकार को राजस्व में सबसे ज्यादा स्रोत, आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत कौन सा है, तो आपका निगम कर यानी कारपोरेट टैक्स। कारपोरेट टैक्स में बड़ी बड़ी जो कंपनियां जो टैक्स अदा करती वो टैक्स आपका कारपोरेट टैक्स में गिना जाता है। अब बताया एग्जांपल, 100 करोड़ अगर रिलायंस ने कमाया तो 300 करोड़ सोचिए आपका टैक्स के रूप में अदा कर देती है। आगे बढ़ रहे हैं, ये भी समझ में आ गया निगम कर क्या है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन समझिएगा डियर। देखिए आगे है डियर, पूछ रहा है क्वेश्चन, कर राज्य सरकार को टैक्स सबसे ज्यादा किससे मिलता है, तो बिक्री कर से मिलता है। जो सामान बिकता है ना, सेल टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा सामान का जो बिकता है सेल टैक्स, उससे आपका सबसे ज्यादा फायदा होता है।
और ये आपको कह रहा है, प्रश्न किया है, भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप में अनुमोदित कौन करता है? डियर मित्रों समझिएगा इसको, भारत में पंचवर्षीय योजना, भारत में पंचवर्षीय योजना, देखिए पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम आपको पहले भी पढ़ाए हैं, हम एक ही लेक्चर में पूरी पंचवर्षीय योजना पढ़ा देते हैं, एक दिन आपका पुनः और पढ़ा देंगे, इससे एक आध क्वेश्चन आपको अवश्य पूछा जाता है, सब हम आपको याद करा देंगे एक क्लास में। आप बस आज तो हम ऐसे सीरियल वाइज कुछ क्वेश्चन बताते हैं। तो डियर कह रहा कि भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप, भारत में पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप, योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित कौन करता है? अनुमोदित कौन करता है? अनुमोदित कौन करता है डियर? कौन करता है? चलिए मित्रों आइए आपका शुरू करते हैं। देखिए पहली बात की एक आप जानते होंगे इसको, योजना आयोग, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि योजना आयोग अंतिम रूप से अनुमोदित करता, नहीं, लेकिन योजना आयोग तो आप जानते होंगे मित्रों, जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। और एक बात और जरूर जानिएगा कि योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल करके नीति आयोग रख दिया गया। तो ये बात भी आप जानिएगा, ये कब हुआ ये सब जानिएगा। अच्छा, ये योजना आयोग क्या करती है, इस बिल को या इस प्लानिंग को उठा करके ट्रांसफर कर देती है किसको? एनडीसी को। किसको ट्रांसफर कर देती है? एनडीसी। और एनडीसी में कौन कौन लोग रहते हैं अब आपका सब सुनिए, आपका देखिए। पहली बात, एनडीसी को पूछेगा तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। एनडीसी का फुल फॉर्म है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। अब मित्रों समझिएगा, अब एक किन से आपका सारा डाटा, सारा डिवाइस लेता है, आपको पता है पीएम से बात करेगा, राज्यों के सीएम से बात करेगा, सीएम के अलावा डियर आपका ईएलजी से बात करेगा। ईएलजी माने आपका ये कंपनी आपका फ्रिज वाली नहीं, टीवी वाली। हाँ डियर, देखिए प्रतिमा सिंह ने बताया सही जवाब, लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्योंकि मित्रों आप लोगों को पता होगा केंद्र शासित प्रदेश जितने भी हैं उसमें आपका मुख्य व्यक्ति कौन होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर ही होता है। भारत में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर कौन सी योजना को किस रूप में चलाना है उसका सलाह ले करके एनडीसी सबसे सलाह लेता है, और ले करके फिर आपका ये फाइनल रूप से आपका अनुमोदन का काम करता है। कौन? आपका एनडीसी, जिसको आप कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। उसको आप मित्रों हिंदी में याद कर सकते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। लेकिन इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर जो होगा वह एनडीसी होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। एक बात और डियर, दूसरी बात है डियर, जैसे केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है, अब देखिए डियर इस पर प्रश्न कोई भी आएगा आपका गलत नहीं होना चाहिए। पहले आपका डियर, अब जम्मू कश्मीर को जो एक राज्य मुख्य राज्य से हटाया गया, जब 370 हटा करके और उसको आपका 2 राज्यों में बांट दिया गया, 2 राज्य नहीं 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। अब राज्य कहना भी आपका ठीक नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर वर्तमान समय में राज्य रहा ही नहीं, वह क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश। उसको कहते हैं, जानते हैं क्या कहते हैं? यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। अब जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, एक आपका जम्मू कश्मीर है, दूसरा लद्दाख है। एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख।
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, जो आपके बगल में, हमारे बगल में गाजीपुर से आपका बिलोंग करते हैं, वह इस समय जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो डियर, दो केंद्र शासित प्रदेश तो वही हो गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तीसरा आप नाम बताइएगा चंडीगढ़ का, और चौथा नाम बताइएगा दिल्ली का। तो 4 नाम हो गया मित्रों। एक बदलाव और किया गया है, जो दमन दीव अलग था और दादरा एवं नागर हवेली आपका वो अलग था। तो दमन दीव एवं दादरा एवं नागर हवेली, ये पूरा दोनों को मिलाकर, पहले दमन दीव अलग, दादरा एवं नागर हवेली अलग, लेकिन अब क्या किया गया, दमन दीव और दादरा एवं नागर हवेली दोनों को मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो ये 5 नंबर हो गया। एक काम किया है भारतीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, और यार तो 5 हो गया। छठवां नाम आपका लक्षद्वीप का बता दीजिएगा, 6 नाम हो गया। 7वां आपका पांडिचेरी का बता दीजिए। अब पांडिचेरी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि उसके 4 गो जिले हैं, और 4 जिले आपका 3 राज्यों में फैले हैं, 4 ही जिले हैं, और चारों एक जगह नहीं है। 2 ही जिला उसका तमिलनाडु में, एक वो पांडिचेरी खुद, एक वो कराईकल, 2 ही जिले उसके तमिलनाडु में हैं। बाकी 2 गो जिला, एक वो यानम आंध्र प्रदेश में है, एक वो माहे आपका केरल में, और एक लास्ट में केंद्र शासित प्रदेश कौन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो डियर, एक कुल मिलाकर के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और प्लेन जो राज्यों की संख्या है वो आप बताइएगा 28। हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया नाउ टाइम? 28 + 8, 28 + 8, 28 + 8, और 29वां बना था 2 जून 2014 को तेलंगाना, लेकिन वह 29वां बना था तब जम्मू कश्मीर इसमें था, लेकिन जम्मू कश्मीर को जो हटाया गया तो 29 की जगह पर आ गया 28। और डियर, जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया, 2 राज्य बनाए गए केंद्र शासित प्रदेश 2 बना, लेकिन फिर एक को जो मर्ज किया गया दमन दीव दादरा एवं नागर हवेली, ये पुराने आंकड़े को पुनः आपका रिवर्स में मेंटेन कर दिया। तो डियर, ये सब बातों से आप पूरी तरह से ध्यान में रखिएगा। हर क्षेत्रों का बहुत डीप स्टडी, बेहतर स्टडी आप हमेशा करिए। आगे बढ़ते हैं डियर। तो इस प्रश्न को उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट सब क्लियर हुआ होगा डियर। और डियर, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राम कृष्ण माथुर डियर, देखिए उपेंद्र साहनी ने बताया है भाई कि लद्दाख जो एक अलग से यूटी है, उसके आपका एलजी है लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो आपका राम कृष्ण माथुर। आगे डियर है, अगला क्वेश्चन है डियर। तो आपने देखा कि जो पंचवर्षीय योजना है उसका अंतिम स्वरूप से अनुमोदन का काम करती है एनडीसी, जिसको आप राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा कौन सुमेलित नहीं, एक पीसीएस में पूछा गया है, कौन सुमेलित नहीं, कौन सुमेलित नहीं। डियर समझिए जरा, कौन सुमेलित नहीं। अब आइए डियर देखा जाए, पहला ऑप्शन दिया है ये आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, वर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना। डियर योजना लिखा है, इसका सेशन जानते हैं क्या लिखा है? 1951 से 1956। डियर 1951 से 1956, चलिए 56 डायरेक्ट 56 लिख देते हैं। फिर डियर आपका दूसरा लिखा है, या सीरियल वाइज थोड़ी लिखेगा कि आप आसानी से बता लें, तृतीय लिखा है, ये आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसको दिया है सेशन 1966 से 1971। और ये तीसरा ऑप्शन दिया है एक छठी पंचवर्षीय योजना। एक दिन पढ़ाए थे सरना शर्मा जी, बताइए आप, देखूं कितना आप लोगों को याद है।
छठी पंचवर्षीय योजना का सेशन है 1980 से 1985, 1980 से 1985 के बीच। और डियर ये आपका चौथा दिया है डियर, चौथा है डियर ये आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो डियर 10वीं पंचवर्षीय योजना। अब डियर चलिए एक बात, लेकिन पहले आप इसको देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना ये तो सही है 51 में शुरू हुई थी और 56 में समाप्त हुई। ये 5 साल के लिए थी। कितने साल के लिए थी? 5 साल के लिए पंचवर्षीय योजना। उस बीच में आपका डियर, लेकिन एक बात और जानिएगा, सबसे चौपट पंचवर्षीय योजना कौन थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। एक चौपट क्यों थी? पहली बात इसका जो सेशन है गलत, सेशन ही गलत है, यही आपका सुमेलित नहीं। ये आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो आपका 1961 से 1966 के बीच ये आपका रन की है, 1961 से 1966। अब डियर मित्रों एक बात समझना चाहेंगे आप कि ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का क्या कारण है कि ये सबसे चौपट पंचवर्षीय योजना थी? इसका रीजन है, इसका कारण 3 जानिएगा। एक तो 1962 में चाइना से युद्ध, यानी चाइना से हमारा जो युद्ध हुआ था, तो इस पंचवर्षीय योजना के असफलता का कारण, एक कारण तो ये था। दूसरा मित्रों एक कारण है 1965, ये आपका पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ 1965 में। और डियर तीसरा कारण 1965 में ये आपका सूखा पड़ गया था, भयंकर सूखा पड़ गया था। ये तीनों आपका मुख्य रीजन के कारण ये पंचवर्षीय योजना एक भारत की प्रमुख असफल पंचवर्षीय योजना है। इसका सेशन सुमेलित नहीं था। ये आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना, देखिए 56 5 जोड़ेंगे तो 61 होगा, 61 5 66। तो ये तीसरा वाला जो सेशन लिखा गया था ये गलत था। इसका सही जवाब है 1961 से 1966। तो डियर पंचवर्षीय योजना का सारा सेशन हम कभी एक क्लास में आपको बता देंगे डीपली, और सब याद कर लीजिएगा डियर। देखिए 5-5 साल का होता है, ये सब क्रम से चले हैं, पूरा हम आपको याद करा देंगे। लेकिन कभी कभी जानना चाहिए आपका डियर कि किस पंचवर्षीय योजना में भारत अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाया, अर्थात वह एक असफल या एक अधूरा प्लान था उसका, या अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया। तो जवाब दीजिएगा कौन? तीसरी पंचवर्षीय योजना। उसके कारण क्या थे? तो मेन कारण ये क्या है? मेन कारण ये 1962 चाइना वार, 1965 पाकिस्तान वार और 1965 आपका सूखा वार। तो डियर ओके, थैंक्स, जय हिंद।